उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है और लगातार इसमें पार्टी हो, चाहे प्रशासनिक तंत्र हो और चाहे लोग हो, मतदाता हो, सभी लोग इसके प्रति काम कर रहे हैं और सभी लोग सजग होके चुनाव को किस तरीके से किया जाए उसको लेकर पूरी जागरूकता से लेकर तमाम चीजें की जा रही हैं। आज डेली इंसाइडर की टीम फतेहपुर में है और हम जानने का प्रयास करेंगे कि फतेहपुर के दिल में क्या है, यानी कि किस तरीके की संभावनाएं हैं, फतेहपुर में किस तरीके का विकास हुआ है, किस तरीके से विकास किया जा सकता है, किस पार्टी ने क्या कुछ किया। समाज के क्षेत्र की चाहे हम बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे चिकित्सा की बात करें, चाहे परिवहन की बात करें, चाहे जो शौचालय से लेकर के प्रधानमंत्री की योजनाएं, तमाम योजनाएं चली हैं, किसान सम्मान निधि रही हो, चाहे आवास की बात रही हो, तमाम ऐसी योजनाएं लगभग अगर हम बात करें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं करीब 550 योजनाएं हैं जो लोगों तक लाभ पहुंच रही हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार फतेहपुर में क्या कुछ चल रहा है चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक तपस्वी जी से, जो समाज की सेवा में वो सब काम कर रहे हैं जिनकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, अशोक तपस्वी जी फतेहपुर जनपद के लिए कोई नया नाम नहीं है, जिनके परिचय के वो मोहताज नहीं है। तमाम क्षेत्रों पे वो काम कर रहे हैं, चाहे बात हो लावारिस शवों के उनके अंतिम संस्कार की बात रही हो, कोरोना काल में बात रही हो, लोगों तक भोजन पहुंचाने की बात रही हो, शवों के अंतिम संस्कार से लेकर के जो लावारिस शव होते हैं उनका भी अंतिम संस्कार करते हैं। तो एक बड़ी योजनाओं पे काम कर रहे हैं और कई ऐसी योजनाएं भी हैं जो केंद्र सरकार पर भी काम करने की बात की जा रही है। तो हम उनसे जानेंगे इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर। अशोक तपस्वी जी, आप समाज के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे फतेहपुर को आप कहाँ देखते हैं कि विकास यहाँ पे किस स्तर तक हुआ है और क्या कुछ हो सकता है? जहाँ तक विकास की बात है तो विकास तो चल ही रहा है, लेकिन जो विकास दिखाई देना चाहिए, जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी चाह रहे हैं, उस तरह का विकास नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे कि अभी आप कह रहे थे यातायात को लेकर, जो हमारे यहाँ पर जो रश ज़्यादा है, ट्रैफिक को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। कई ओवर ब्रिजेस की यहाँ ज़रूरत है, जिससे कि विकास को अगर हम गति देना चाहते हैं तो पहले ये चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, एक परिवर्तन को लेकर जो मैं काम कर रहा हूँ स्वयं में, जैसे आपने देखा पशु से परेशान है, किसान परेशान है, जो पशु हैं हमारे, जो बेसहारा हैं, आज देखेंगे आप, जिससे कि कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं परेशान है तो किसान परेशान है। तो इस विषय को भी लेकर मैंने कई वर्षों से काम कर रहा हूँ और अब बहुत जल्द हम सरकार से बात करके और ग्राउंड पे आना चाहते हैं। जैसे कि हम गाय का गोबर 5 रुपये किलो और गौमूत्र 5 रुपये लीटर हम लेंगे, जिससे कि जो बेसहारा पशु है वो उसी पशु का हम लेने जा रहे हैं। तो इस तरह से और कई चीज़ें हैं जो हम लोग आ रहे हैं ग्राउंड पर। और बाकी जो विकास को लेकर आप देखेंगे, सबसे बड़ी समस्या है जो शिक्षित युवा वर्ग है हमारे बीच, आज जिनके पास रोजगार नहीं है। तो इसी को लेकर मैंने एक छोटा सा प्रयास भी शुरू किया है रोजी रोजगार परियोजना के माध्यम से। तो मैंने तय किया है कि अभी हमारा जो योजना है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि 2000 पोल्ट्री फार्म हम देने जा रहे हैं फिनांस के साथ में। 5 लाख का एक पोल्ट्री हमारा होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और जिसमें 25% मतलब उनको मार्जिन मनी जमा करना है, बाकी फिनांस है। तो इस तरह से कई योजनाएं गांव स्तर से भी हम लोग ला रहे हैं। 100 किसान 100 बीघा ज़मीन जैविक खेती से शुरू कर रहे हैं और हर ग्राम पंचायत में 100 किसान मतलब लोगों को हम भैंस का भी लोन देने जा रहे हैं। और सिंगल विंडो जो है हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि अगर जो भैंस पालना चाहता है तो उसको कई जगह दौड़ने की जरूरत पड़ती है, यहाँ सिंगल विंडो काम शुरू हो रहा है और ये आपको जनवरी फरवरी से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा और ये दिसंबर में इसका डिक्लेरेशन होने जा रहा है। कई योजना हम जो लेकर आ रहे हैं वो गाँव से संबंधित ही है, जैविक। अब इसमें गोवर्धन परियोजना में आपने देखा इस बार दीपावली में जो मेरे प्रोडक्ट है गाय के गोबर के बने हुए, मुझे अच्छा लाभ मिला, करीब 25 रुपये केजी का गोबर में लाभ हुआ मुझे। तो मैं अब चाहता हूं कि गांव-गांव गोबर बैंक का भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर जो ग्रामीण महिलाएं हैं जिनको रोजगार भी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से और कई बातें हैं जो
हम आप लोग मतलब लोगों के बीच में लाना चाह रहे हैं, जिससे कि रोजगार की उपलब्धि बढ़ेगी। देखिए, हम सब सरकार पे ही क्यों डालते हैं? हमारा आपका भी कुछ दायित्व होता है कि हम आप क्या कर रहे हैं? पहले तो ये प्रश्न उठता है। सरकार तो अपनी जगह में ठीक है, और दुर्भाग्य है कि जो हमारे जिले के प्रतिनिधि हैं, जिनको 5 वर्ष मिला, और इतना सुंदर सुंदर वर्ष मिला कि शासन भी उन्हीं का था, स्टेट में भी, और आपने देखा होगा कि प्रदेश में भी शासन उन्हीं का था। लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए था प्रतिनिधि के माध्यम से, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, ये दुर्भाग्य है हमारे ज़िले का। और बाकी तो हम लोग प्रयास में लगे हैं। खास करके मुझे 42 वर्ष हो गया जैविक कृषि पर कार्य करते हुए, और जैविक कृषि पर जो मैंने हासिल की है, एक मुकाम हासिल की है, वो भी एक मतलब एक तरह से मानिए फीडबैक बड़ा पॉजिटिव रहा। इसीलिए हमने शुरू किया है, 100 किसान 100 बीघा ज़मीन से जैविक खेती स्टार्ट करेंगे, और देश में पहली बार फतेहपुर से हम शुरू करने जा रहे हैं। 25% का शेयर होल्डर किसान बनेगा। जो आज एमएसपी को लेकर काम देखा होगा, धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारी जो योजना है उसमें यह है कि जो जैविक खेती करेगा, हम एमएसपी से 1 रुपया ज़्यादा देंगे, और इसके बाद जब उनका जो भी उत्पाद होगा, जब प्रोडक्ट बन के बिकेगा, तो मुनाफे का 25 पैसा हिस्सेदारी किसान की होगी। ये पहली बार अपने देश में और फतेहपुर जिले से शुरू होने जा रहा है। जी। आप एक समाज सेवी भी हैं, और अगर बात करें 2022 चुनाव को लेकर के, तो इस चुनाव को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है? अगर जो पार्टियां हैं वो क्या एजेंडा ऐसा लेकर के आएँ, किस तरीके से काम करें कि उनके हिस्से में जो वोट है वो जा सके और फतेहपुर का एक समग्र विकास हो सके? देखिए, मूलतः जो समस्या है बेरोजगारी को लेकर है, ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी के पास इसका समाधान होगा, किसी पार्टी के पास। जो रूलिंग पार्टी इस समय है, हो सकता है कि इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ सकता है, अगर इसी को बात है। लेकिन अब ये देखना होगा कि हमारी जो हमारा वोट है, वो किस तरफ जाएगा। हम किसको चुनने जा रहे हैं, ये बड़ी बात होगी हमारे लिए। क्योंकि खास करके अगर हम व्यक्तिगत हमारे इस बारे में अगर पूछेंगे, तो हम भी ये ना बता पाएंगे कि हम किस तरफ हमारा रुझान होगा। लेकिन प्रयास यही है कि जो भी सरकार बनाए या जिसके तरफ वोट का रुझान जाए, वो अगर पॉजिटिवली कार्य करेंगे, तो हो सकता है कि बदलाव हो सकता है। अशोक तपस्वी जी, आप एक लंबे समय से फतेहपुर में काम कर रहे हैं। समाज सेवा में अच्छा खासा आपका योगदान रहा है। आपने कई सरकारें भी देखी हैं, भाजपा की भी रही, सपा की भी रही, बसपा की भी रही। तो अगर इन सभी के कार्यकाल को देखा जाए, तो किधर आपको लगता है कि चीज़ें अच्छी हुईं और फतेहपुर का सबसे ज़्यादा विकास हुआ? नहीं, विकास में तो मैंने पहले भी बताया कि विकास उतना नहीं दिखाई दिया जितना होना चाहिए था। अ, अगर गवर्नमेंट भाजपा की गवर्नमेंट अगर फिर से आती है, तो संभव है कि विकास हो पाएगा। अगर मान लीजिए सपा की सरकार बनती है या कोई और सरकार बनाता है, तो सेंट्रल में गवर्नमेंट हमारा भाजपा का ही है। तो इसलिए बड़ी दिक्कतें बढ़ जाएँगी। क्योंकि अगर दोनों, जैसे आज सेंट्रल में भी भाजपा है, स्टेट में भी है, तो कामयाबी तो विकास की तरफ तो रुझान बढ़ा है, और काम हुआ है। और एक चीज़ में हम चर्चा अभी भी कर रहे थे, हमारे साथ बैठे थे, आपके भाजपा के प्रवक्ता हैं हमारे बीच बैठे थे। मैं एक ही बात कर रहा था उनसे कि प्रतिनिधियों को लेकर, जो उनको 5 साल का समय मिला था, अगर वो चाहते तो उनके कई पीढ़ियाँ जो है उनको हराने वाली नहीं थी। तो अगर वो काम करते पॉजिटिवली, विकास की अगर बात करें, हमारे प्रतिनिधि के विकास तो सब दिखाई दे रहा है, लेकिन क्षेत्र का विकास में कमियां हैं। कोरोना काल में आपने बहुत कुछ किया, बहुत चर्चाएँ भी आपके रहे, बहुत सारे वीडियो आपके वायरल हुए। ये कोरोना काल 2022 को कितना प्रभावित कर रहा है, अगर चुनाव के दृष्टिकोण से बात की जाए? हाँ, नहीं, ये भी एक थोड़ा-सा फीडबैक, अब जैसे आप बता रहे कोरोना में भी गति जो थी वो धीमी हो गई थी। अगर हो सकता कोरोना काल ना होता, तो सरकार को इतना मेहनत ना करना पड़ता अपने प्रचार-प्रसार के लिए। तो बिल्कुल लगातार बात चाहे रही हो, विकास की रही हो, चाहे परिवहन की बात रही हो, तो अशोक तपस्वी जी का कहना है कि इन सभी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। और हमारे साथ एक और साथी जुड़ रहे हैं, गंगा सिंह हैं, अधिवक्ता हैं फतेहपुर से। क्या कुछ फतेहपुर की कानून व्यवस्था रही हो, चाहे यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की बात रही हो? गंगा सिंह जी, फतेहपुर में आप एक लंबे समय से हैं और चीज़ों को देख भी रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर कभी-कभी सवाल भी उठे हैं, हत्याएँ भी होती रही हैं, दुष्कर्म जैसे तमाम मामले आए।
क्या कुछ है फतेहपुर की कानून व्यवस्था आपकी नज़र में? पहले की अपेक्षा मैं देख रहा हूँ कि फतेहपुर की कानून व्यवस्था, क्या देश की ही कानून व्यवस्था अच्छी है। पहले की सरकारों में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जब से माननीय योगी जी आए हैं तब से कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो गई है, और शायद आगे भी इसमें प्रमोशन किया जा रहा है कि कार्य करने की कोशिश की रही। कुछ इतना बड़ा प्रदेश है तो एकदम से तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल जीरो फिगर में कोई चीज़ आ जाए, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह कंट्रोल किया जा रहा है तो भविष्य उज्ज्वल है। तो फतेहपुर की अगर हम बात करें कि फतेहपुर के दिल में क्या है, 2022 का चुनाव है, ऐसे में क्या कुछ देखते हैं फतेहपुर का मूड? कई लोगों के साथ आपका बैठना उठना होता है, लोगों से चर्चाएं भी होती हैं, चाहे विकास की बात रही हो, चाहे परिवहन की हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम ऐसी योजनाएं भी सरकार की चलती रही। उन बातों में क्या कुछ माहौल समझ में आया है आपको? इसमें माहौल तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, और यहाँ मुझको तो जैसे लग रहा है, मेरा व्यक्तिगत ये सोचना है कि बीजेपी और सपा के बीच में ही है। बाकी पार्टियां तो ऐसे ही हैं, मतलब उनको वो ग्राफ नहीं, इन्हीं के बीच में लड़ाई होनी है। सरकार किसकी बनती है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस सरकार ने काम अच्छा किया है, खासकर लाइन आर्डर के क्षेत्र में, कि क्राइम बहुत कम हुआ है पहले की अपेक्षा। और बड़ा बताया ना कि बड़ा प्रदेश होने के नाते एकदम से नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है इसको। जैसे देखिए माफिया लोग थे, उन्होंने हर सरकारों में बहुत क्राइम किया, सब कुछ किया। अब सब सिलेंडर है, बुलडोजर चले हैं लोगों के ऊपर, तो ये किसी में दम नहीं थी। ये एक माननीय योगी जी जैसे लोगों में दम हो, जैसे वो बाबा जी हैं, उनको क्या है, जो परिवारवाद वाले आ रहे हैं इसमें, तो वो अपने 7 पुस्तकों की बना रहे हैं। ये राजा बनना चाहते हैं, राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रनीति नहीं कर रहे। तो जैसे इस तरह के लोग आएंगे तो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो ये राष्ट्रनीति से संबंधित, ये अपने पूर्वज पिछले लोगों के लिए क्या रख जाएंगे वंश के लिए। और जो वंश वाले आ जाते हैं वो अपने वंश को 7 पीढ़ियों का बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो सरकार चल रही बहुत अच्छा है। हम तो यही आशा करते हैं कि दोबारा आए, तो जिससे हमारी लाइन आर्डर, हमारे कानून और अच्छे बन सकें और इस पर क्राइम का कंट्रोल किया जा सके। अगर क्राइम की बात की जाए, कई सारी सरकारें भी आपने देखी होंगी, तो क्या ऐसा लगता है कि विशेष चीज़ कुछ ऐसी हुई हो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? अगर हम योगी जी की बात छोड़ के कुछ स्थानीय स्तर की बात करें, फतेहपुर की बात करें, तो फतेहपुर में कौन सी ऐसी चीज़ रही जो तब से अब में एक बड़ा अंतर लाई है कि उस समय ये अपराध ज़्यादा थे, आज ये अपराध कम हुए हैं? हाँ, फतेहपुर में अपराध बहुत कम हुए हैं। पहले बहुत होते थे, माफिया राम थे, यहाँ शराब का बहुत वो चलता था, इसमें बहुत कमी आई है। रोडों की व्यवस्था भी काफ़ी कम, मतलब जो गड्ढे वड्ढे थे बहुत भरे गए हैं। अब भी बिल्कुल काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो बहुत सुधार हुआ है। तो मैं कहूँगी सरकार ने बहुत सुधार किया है, और आगे भविष्य में अगर आती है तो मुझको लगता है कि बिल्कुल ओके हो जाएगा। अब बिल्कुल ओके हो जाएगा। और हमारे साथ एक साथी और भी बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे, चेतन सिंह जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे किस तरीके से, चाहे बात किसानों की रही हो और किसानों को क्या कुछ लाभ मिला है, उन सब तमाम मुद्दों पर जानेंगे। चेतन जी, आप किसान हैं, जी सर। किस चीज़ की किसानी सबसे ज़्यादा आप करते हैं? सर इस समय तो धान और गेहूं की किसानी हम लोग कर रहे हैं, और इस समय धान भी हमारा बिकने को तैयार है मंडी में, और बिक भी रहा है। मंडी में हमारा धान चला भी गया है और कोई दिक्कत नहीं आई है। बीते दिनों एक बड़े आरोप भी लगे थे पार्टियों के द्वारा कि खाद नहीं मिल रही है, जी सर। डीएपी नहीं मिल रही है। क्या कुछ मामला रहा है कि फतेहपुर जनपद में अचानक खाद और डीएपी की कमी आ गई थी? जी सर, थोड़ी किल्लत हुई थी खाद की, लेकिन अभी पूरी हो गई है और किसानों को मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही किसानों ने कोई आंदोलन किया है इसके लिए, बस सुनने में आया है कि ऐसा हुआ है, और बाकी डीएपी और ये सब मिली है। किसानों की बात की जाए तो लगभग सरकार की ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप ले रहे हैं? जी हाँ, किसानों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं और किसानों को मिल भी रहा है। जो किसान जुड़ा हुआ है किसान ही है, और सरकार उनको दे भी रही है, रुपया भी दे रही है 6,000 का सालाना, और भी तमाम योजनाएं हैं वो सब मिल रही हैं किसानों को, और ठीक है, अच्छा है। तो अगर हम बात करें फतेहपुर जनपद की कि फतेहपुर के दिल में क्या है, तो 2022 चुनाव को अगर हम बात करें तो 2022 में कितना कुछ आप योगदान किस पार्टी के लिए मानते हैं कि इन्होंने बेहतर किया? क्योंकि बसपा भी रही है, यहाँ पे सपा भी रही है, जी तो जी। फतेहपुर का मूड किस ओर आप देख रहे हैं? जी सर, मूड तो सर किसानों का इस समय बीजेपी की ओर ही है, और देख ही रहे हैं 10 साल से, 2014 से किसान देख ही रहा है कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, और बीजेपी ही आगे निकालेगी 2022। किसानों की बात होती रही तो सबसे बड़ी समस्या आती रही कि उनकी फसल को आवारा पशु खा जाते थे। जी सर, ये तो समस्या तो अभी भी बनी हुई है, और इसके लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा सरकारों को भी और पब्लिक को भी,
और ये आवारा पशु तो खा रहे हैं। हाँ, ये तो सच है। आवारा पशुओं के बारे में सरकार अच्छा खासा बजट भी जारी करती है, जो ग्राम प्रधानों के द्वारा खर्च भी किया जाता है। क्या ऐसा कभी होता है कि आप लोग गए हों और अपने ग्राम प्रधान से पूछे हों कि अगर हमारे यहाँ गौशाला बनी है, तो उसका बजट कहाँ गया है? क्या ये जागरूकता लोगों के अंदर अभी तक आई है या नहीं आई है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। किसान है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और ना ही प्रधानों से कोई शिकायत कर पाता है, क्योंकि किसान है और वो प्रधान है। तो कहीं न कहीं लोग दबाव में रहते हैं और बस सरकारों से ही उम्मीद रहती है कि सरकार कुछ करे इन जानवरों के लिए, और सरकार कर रही है, लेकिन जानवर हैं कि नहीं मानते हैं। वो खेत में आते हैं और किसान की फसल चट कर जाते हैं। तो ये बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस पर जो चीज़ें हैं वो सुधरनी चाहिए, क्योंकि किसानों की फसल अगर सुधरेगी तो उनकी जो बात कही जाती रही है कि उनके डबल डिजिट से लेकर ट्रिपल डिजिट में उनकी जो आय होगी वो बढ़ेगी, आय दोगुनी होगी। तो इस पर कहीं न कहीं एक संशय है और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, लोगों को भी चाहिए कि लोग, क्योंकि पशु जो हैं, जो भी आज सड़क पर टहल रहे हैं, जो घूम रहे हैं, ये सरकार के नहीं हैं, ये हमारे आपके ही हैं। जो पशु आज सड़क पे हैं, जो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं, लोगों को एक्सीडेंट कर रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो इस पर एक समग्र जागरूकता भी कहीं न कहीं ज़रूरी है। और जब तक जागरूकता नहीं होगी, तो चाहे फ़तेहपुर हो या फ़तेहगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं, हमारे साथ एक समाज सेवी हैं, उनसे भी हम मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और कितना योगदान समाज में दे रहे हैं। आदित्य अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आदित्य जी, आप लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से आई कि आप शिक्षा के लिए इस तरीके से आगे आए? ये हम जिस क्षेत्र से हैं वो अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। वहाँ पर केवल एक इंटर कॉलेज था और शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। जमुना बेल्ट है तो मैं जब बाहर पढ़ रहा था तो हम लोग तब यहाँ फ़तेहपुर में केवल 2 डिग्री कॉलेज थे। तो हम लोग बाहर चले गए विद्यालय न होने की वजह से, और जब वहाँ से लौटे तो हम लोगों ने सोचा कि एक विद्यालय खोलना चाहिए और चला रहे हैं और बहुत जल्दी उसको इंटर कॉलेज करेंगे। और जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अपने पास से कॉपी किताब भी उपलब्ध कराते हैं और चाहते हैं कि हर घर का बालक शिक्षित हो। क्या बात है! ये तो बहुत ही अच्छी है आपकी, अगर हम ये कहें, जो आपकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत ही अच्छी हैं। और एक चीज़ भी जानना चाहेंगे कि बच्चे, जैसा आपने बताया, काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, तो अभिभावकों को भी क्या जागरूकता के अभियान के अंतर्गत जोड़ा गया है? उनको भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप बच्चों को शिक्षित करिए, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है, अगर अभिभावक जागरूक होगा तो बच्चा अपने आप विद्यालय आएगा। इस पर क्या कुछ योजनाएँ चल रही हैं? जैसे जमुना बेल्ट है तो तमाम अभिभावक ऐसे हैं जो बच्चों को विद्यालय ही नहीं भेजते थे या सरकारी विद्यालय भेज देते थे। तो उनसे जाकर के कहा जाता है कि आप बच्चों को विद्यालय भेजिए, उनसे घर का कार्य न करवाइए, और जब वो पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहीं के वहीं रह जाएँगे। बिल्कुल, ये बात तो सही है। बिना शिक्षा के ना विकास हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। लेकिन अब 2022 का चुनाव बिल्कुल आ गया है। एक फ़तेहपुर के दिल में क्या है जो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो मूड क्या देखते हैं कि किस तरीके से फ़तेहपुर जनपद की स्थितियाँ कितनी सुधरी हैं, कितना विकास हुआ है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? ये फ़तेहपुर में तो फ़तेहपुर के लोग तो केवल योगी जी को देख रहे हैं, योगी जी और मोदी जी को। और यहाँ पर भाजपा के विधायक ही जीतना है और भाजपा की ही सरकार बननी है। भाजपा की सरकार बननी ही निसंदेह, ये जैसा आप कह रहे हैं, भाजपा की सरकार बनेगी। कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्यों भाजपा की सरकार बननी चाहिए? जी, भाजपा सरकार में एक तो भयमुक्त समाज है। पहले लोग शाम से दरवाजे बंद कर लेते थे, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर हत्याएँ हो जाती थीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग जानते हैं कि अगर हम गलत करेंगे तो योगी जी का डंडा हमारे ऊपर आ जाएगा, हम बचने वाले नहीं। और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय विकास गुप्ता जी, वो निरंतर विकास का कार्य करवा रहे हैं। असोथर की रोड निरंतर खराब थी, बिल्कुल, विजयपुर की। हम इस मुद्दे पे बात करेंगे बिल्कुल। ये एक स्पेशल क्षेत्र की बात हो जाएगी, विशेष क्षेत्र की। आज हम जो बात कर रहे हैं पूरे फ़तेहपुर समग्रता की बात कर रहे हैं। विधानसभा में भी हम लोगों ने कल कार्यक्रम रखा, वहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगर फ़तेहपुर के समग्र विकास की बात करें, तमाम सरकारें थी, कौन से ऐसे काम हुए हैं वर्तमान सरकार में जो अन्य सरकारों में नहीं हुए हैं? ये जैसे मेडिकल कॉलेज मिला फ़तेहपुर को, अन्य सरकारों में नहीं मिला है। मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ कुछ और भी योजनाएँ जो जिससे लोग प्रभावित हो सकें? जैसे सबको खाद्यान्न मिल रहा है, निःशुल्क खाद्यान्न कोरोना के समय से योगी जी दे रहे हैं। जो भाजपा के वर्कर हैं, वो कोरोना काल में घर-घर जाकर के भोजन पहुँचाते थे, सबकी मदद किए हैं। निःशुल्क टीका लग रहा है।
बिल्कुल, जो बात कही जाती रही है कि विकास की, वो लगातार यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तमाम चीज़ें चल रही हैं। अब हमारे साथ एक और भी लोग जुड़ेंगे, जो लगातार बात करते रहे हैं, विकास की बात चाहे रही हो, चाहे तमाम योजनाओं की बात रही हो। तो कुल मिलाकर हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़ रहे हैं। मान्यवर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं युवा विकास समिति से ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा हूँ। मेरा संगठन जो है युवाओं के हित के लिए लगातार काम कर रहा है 5 सालों से अपने जनपद पे, और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो युवा भाई हैं, जो सरकार की पॉलिसी हैं, उनको जानकारी उन तक नहीं पहुँच पाती गाँव क्षेत्रों में। तो हम लोग अपने मंच के माध्यम से जो सरकार की पॉलिसी उनको गाँव तक पहुँचाते हैं, उन युवाओं को जागरूक करते हैं, ताकि वो इस जो सरकार की योजनाएं उनका लाभ उठा सकें। सरकार की ऐसी कितनी योजनाएँ थीं और कितने गाँवों तक पहुँची जिससे लोगों को लाभ हुआ हो? फतेहपुर की अगर हम बात करें, तो अब तक कितने लोगों को आप इससे जोड़ चुके हैं? फतेहपुर से कम 5,000 युवाओं को हमने जागरूक किया है और सरकार की जो पॉलिसी थी उनके बारे में बताया है। आज भी हमारा जनपद सबसे पिछड़े जनपदों में से शुमार है। इसका मेन कारण है कहीं न कहीं अशिक्षा और पिछड़ापन। तो पिछड़ापन के लिए अज्ञानता और अशिक्षा ही मेन उसका रीज़न होता है। इसलिए हम लोग युवाओं को ये गाँव पर जाकर युवाओं को समझाते हैं और सरकार की पॉलिसी बताते हैं। और सरकार की जो पॉलिसी बहुत अच्छी है, पर कहीं न कहीं भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से वो जो सरकारी योजनाएँ वहाँ तक नहीं पहुँचती और सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। क्या अपने जनपद में कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, फतेहपुर जनपद की अगर हम बात करें? बहुत सारे अधिकारी हैं भ्रष्ट। छोटे स्तर पर जब भी बड़े अधिकारियों पे शिकायत की जाती है, वो छोटे अधिकारियों पर डाल देते हैं और वो जांच रिपोर्ट के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रिपोर्ट लगा देते हैं। बड़े अधिकारी अपने ज़मीन स्तर पर नहीं जाके पता करते कि ये अधिकारी सही है या नहीं। यानी कि वो चीज़ें केवल हवा पे ही होती हैं और उसी पे कार्रवाई हो जाती है। इसके लिए लगातार हमारा संगठन ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से जो बड़े अधिकारी हैं उनको जो इस बारे में अवगत कराया जाता है कि वो कम से कम क्षेत्र के जो समस्याएं हैं उनके बारे में जाने और क्षेत्र पे जाके वो देखें कि नहीं एक्चुअली सरकार की जो नीतियां हैं उस ज़मीनी स्तर पे काम कर रही हैं या नहीं कर रही। आप सरकार की नीतियों को लगातार लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, युवाओं को आप जोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर हम 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें, तो फतेहपुर का मूड किस ओर आप झुका हुआ देख रहे हैं और किससे ज़्यादा प्रभाव चल रहा है? क्योंकि सरकारें तमाम आई, सरकारें आती भी रहेंगी, आएंगे भी, और कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती। आज ये है तो कल ये है, परसों वो होगा। तो ऐसे में फतेहपुर के मूड की हम बात करें तो वो किस तरीके का है और क्या कुछ चल रहा है? जनपद का युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, क्योंकि जितनी औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में 2 ही बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, एक आपका चौड़गरा और दूसरा सौरा। यहाँ पे जितनी औद्योगिक इकाइयाँ थी बड़ी-बड़ी, सब पे ताला बंद है, जिसकी वजह से युवा बेरोजगार है और पढ़ा लिखा युवा जो है आज 6-6 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए भटक रहा है इधर-उधर। कहीं कोई मॉल पे नौकरी कर रहा है, तो कहीं कोई कपड़ा समेट रहा है, आज बीटेक किए हुए बच्चे। तो कहीं न कहीं परिवर्तन चाह रहा है युवा, और यदि सरकार की पॉलिसी ज़मीनी स्तर पर लोगों तक युवाओं को रोजगार के लिए कोई अच्छा योजनाएं लेके नहीं आती, तो क्लियर है कि युवा जो है अपना मूड बदल चुका है और की परिवर्तन चाहेगा। कुछ योजनाएं हम चाहेंगे आपको, बिल्कुल दर्शकों को हमारे बताना चाहेंगे कि सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए? अब जैसे खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से सरकार ऋण बांट रही है। अब जब एक गांव का बेरोजगार युवा अप्लाई करता है, उसको नेट पे जाके 200 रुपये दे के फाइल लगाता है, जब वो ऑफिस में जाता है तो 5,000 वहाँ के बाबू मांगते हैं। अब बताइए, जो एक गरीब एक गांव क्षेत्र का युवा जाता है तो कहाँ से वो 5,000 रुपये उसको घूस दे, और कहाँ से फिर जब वहाँ फाइल आगे बढ़ती है तो बैंक पे जाके वो अपना जाके सेटिंग बनाया जाकर, तो एक बहुत डिफिकल्ट कंडीशन आ जाती है युवा के पास कि वो कैसे वो लोन पास करे और कैसे वो व्यापार लगाए और कैसे आगे बढ़ सके। जब तक ये भ्रष्टाचार ज़मीनी स्तर पर छोटे अधिकारियों से खत्म नहीं होगा, तब तक युवा को ऋण मिलेगा नहीं, और मिल भी जाएगा तो 5 लाख के लोन पे 1 लाख घूस चली गई, 4 लाख बचा। 4 लाख में क्या उद्योग लगाएगा और क्या आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल, यानी कि अगर हम एक लाइन पे ये बात कहें कि बेरोजगार युवा जो है वो अधिकारियों को रोजगार दे रहा है घूस के मामले में, तो इसकी शिकायत भी कहीं आप लोगों ने की है? क्योंकि मुद्दा बड़ा गंभीर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि बेरोजगार से ही पैसा लेकर के काम किए जा रहे हैं, क्या कोई ज्ञापन वगैरह दिया गया इस पे? ज्ञापन भी दिया जा रहा है, और अधिकारी के जांच के नाम पे अभी आपसे बताया कि जब बड़े अधिकारियों के पास कंप्लेन जाती है, वही जो भ्रष्ट अधिकारी है उसी को जांच दी जाती है कि आप जांच करें। अब ये समझ लीजिए, जो भ्रष्ट अधिकारी ही जांच करेगा, उसी डिपार्टमेंट के लोग ही जांच करेंगे, तो एक अधिकारी कभी दूसरे अधिकारी को फंसाता नहीं है। तो इसलिए जब तक अधिकारियों को चेंज नहीं किया जाएगा, एक डिपार्टमेंट की जो भ्रष्टाचार की रिपोर्ट हो दूसरा डिपार्टमेंट चेक करे,
तब जाके वो सही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और नहीं तो ऐसे जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी स्कीम चली है शिकायत निवारण वाली, उस पर कंप्लेन करें आप आज, उस पर कंप्लेन आप करें किसी भी लेखपाल की कानून को, तो रिपोर्ट वही लगाएगा जिसके खिलाफ हम कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं। तो आप भी बताइए जिसकी कंप्लेन करेंगे वो कैसी रिपोर्ट अपनी सही लगाएगा। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। फतेहपुर से अगर हम बात करें कि जो फतेहपुर के दिल में बात हम लोग खोज रहे हैं, ये एक बात निकल के आई है और हो सकता है कि 2022 के चुनाव में कहीं न कहीं एक प्रभाव डाले। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है और अगर ऐसे कोई अधिकारी हैं, कोई ऐसे बाबू हैं, जो बेरोज़गार युवकों से सिर्फ़ इसलिए पैसा ले रहे हैं ताकि उनकी इंडस्ट्री बन सके, ताकि उनकी क्षेत्र में उनकी फ़ाइल चल सके, वो अपना रोज़गार पा सके, एक बड़ा आरोप है। इस सब तमाम मुद्दों पर और भी हम चर्चाएँ करेंगे और भी हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे। तो ये हम अब बात करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं जिला से फतेहपुर से प्रवीण सिंह हैं, उनसे हम जानेंगे। लगातार काम कर रहे हैं, चाहे सरकार की बात रही हो, चाहे पार्टी की बात रही हो। प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, फतेहपुर जनपद में कितनी विकास की संभावनाएं हैं और क्या कुछ हो सकता है? सर्वप्रथम पहले आपकी टीम को नमस्कार हमारी पार्टी की ओर से, और यहाँ जो जनसमूह आपने एकत्रित किया है ऑडियंस के रूप में, उनका सभी का आभार अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बात करें या व्यक्तिगत तौर के लिहाज से, आज बहुत सारी संभावनाएं छोड़ गए थे हमें 6 से 12 और 12 से 17 के मध्य जो सरकारें रहीं, पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे समाज में भय का मामला रहा हो, चाहे बेरोजगारी का रहा हो, चाहे शिक्षा का रहा हो, चाहे अन्य तमाम किसानों की समस्याएं रही हों। यदि इन पे चर्चा किया जाए कि आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, तो मैं एक एक प्रश्न का बिल्कुल निर्भीकता के साथ जवाब देने को तैयार हूँ। अभी मुझसे पहले हमारे आदरणीय तपस्वी जी ने कुछ बिंदु उठाए, निश्चित तौर पे उनके कुछ बिंदु विचारणीय हैं, पर ये कहना सीरियस है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया, ये मैं नहीं मानता हूँ। वजह है क्योंकि मोदी जी, योगी जी की इतनी बड़ी रेखा है कि हमारा जनप्रतिनिधि कुछ करता है तो वो विलुप्त सा हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं मोदी जी, योगी जी की हैं। इसी तरीके हमारे अभी हाल ही में हमारे युवा साथी ज्ञानेन जी ने एक चीज़ कही, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी किए। फिर उन्होंने स्वयं जवाब दिया कि आज बिना आपके किसी गारंटी के सरकार तमाम ऋण दे रही है। आप 2 लाख तक का ऋण करा सकते हैं, उसके बाद उद्योग लगा सकते हैं, उद्योग पे आप 4 लोगों को स्वयं काम दे सकते हैं। और हमारे एक साथी अभी आए थे, किसान बंधु हैं अपने चेतन जी ने भी अपनी एक समस्या रखी। यदि किसान की हम बात न करें तो किसानी के लिए देखिए, फतेहपुर जनपद में जिन्होंने कराया अपना, मैं नहीं कहता 1, 2, 3, 4% रह गए हों, नहीं, पूरे लोग किसान सम्मान निधि से संतृप्त हैं। निचली गंगा नहर या राम गंगा नहर, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। इतना बड़े पैमाने पे विस्तारीकरण हुआ है कि आज नहरों के टेल तक पानी पहुंच रहा है, लोगों के कुलाबे खाली नहीं हैं। किसानों में एक रोष है थोड़ा सा, जो अभी आपने चर्चा किया। अपने जिले में गौआश्रय स्थल थरियाओं देख के आइए, आप तो जाते रहते हैं, कितने बड़े पैमाने पे हमने जो है गौ आश्रय स्थल में हजारों की तादाद में गौ माताओं की सेवा का प्रबंधन किया है, वहाँ की देख रेख होती है। इसी तरीके आप देवलान चले जाइए। विषय एक और बनता है, आज के पूर्ववर्ती सरकार में मुझे याद है कि हम लोग चूँकि धर्मनिष्ठ लोग हैं, कहीं कोई जब हमारे यहाँ कार्यक्रम होता था तो पितृ ऋण से उऋण होने के लिए या तमाम और विषयों को लेकर हम लोग साँड़ को छोड़ते थे और फिर होता क्या था कि कोई कसाई उसको ले गया, हम उसकी तलाश करते थे। इसको भी हमें सोचना चाहिए, अपने इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए कि तब क्या दशा थी। पश्चिम में लोगों की दुधारू भैंसें खुल जाया करती थी। तमाम विपक्षी कहते हैं योगी जी ने कुछ नहीं किया। अरे आए, सामने आए। अरे आप पीठ पीछे जाके किसी को बहला रहे हो तो वो गलत चीज है। आज सुबह व्यक्ति उठता है, शौचालय जाता है, स्वच्छता मिशन पे योगी जी के कार्यक्रम का ही वो विषय। उसके बाद वो अपने घर पहुंचता है, पत्नी उसकी
चने देती है। हाल ही में चना मिलने लगा, वो उबले कच्चे फूले चने खाता है, नाश्ता करता है, काम पर निकलता है, काम से वापस आता है, जो राशन कोरोना काल से दिया जा रहा है उस राशन और साथ में रिफाइंड भी, उसका भोजन मिलता है उसको। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जब शाम को वो घर में लेटता है तो उसको डिबिया नहीं जलानी पड़ती, रोशनी मिलती है। सौभाग्य योजना से अनगिनत लोगों को कनेक्शन दिए गए, उज्ज्वला की रसोई गैस की व्यवस्था की गई। मतलब योजनाएं इतनी है कि बताते बताते बताने वाला भी थक जाएगा और सुनने वाला तो बिल्कुल ही थक जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इतने लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे जो जिसने सरकार का लाभ न लिया हो। यदि करदाता है तो कर वृद्धि नहीं हुई, बता दीजिए। इधर जो है 14 के बाद से कोई कर वृद्धि हुई हो? करदाता है, बता दे, नहीं हुई। हमें कुछ नहीं मिला, ईश्वर ने हमें सब कुछ दे के भेजा है, तो कम से कम हमने कोविड वाला इंजेक्शन जरूर लगवाया है। सरकार की ही तो उपलब्धि है। छोटे छोटे बीमारियों के इंजेक्शन और दवाएं हम विदेशों से मंगाते थे। आज हम संतृप्त हैं, पड़ोसी को कुछ को अनुदानित दे रहे हैं, कुछ को मुफ्त में दे रहे हैं, और कुछ मुंह बाय खड़ा एक पड़ोसी हिम्मत नहीं कर पा रहा है, यदि मांगे तो उसको भी दिया जाएगा। बिल्कुल, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग सीमा पार करके विदेश निकल गए। हम लौट के आते हैं अपने फतेहपुर में। फतेहपुर की चर्चा हम लोग जिस तरीके से कर रहे थे, फतेहपुर की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से इन 4-5 वर्षों में काम हुए जो सबसे बड़े काम थे, जिनको फतेहपुर की बड़ी आवश्यकता थी, लोगों का सीधे सरोकार था, लोगों को सीधे लाभ मिला? कौन से ऐसे काम थे जो आप बताना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है स्वास्थ्य। पहला, सुख निरोगी काया। अपने यहाँ एक जिला अस्पताल था, वह आज व्यवस्थित रूप से चल रहा है, उसकी देख रेख होती है, ऑक्सीजन प्लांट भी लग गया है, माननीय सांसदा राज्य मंत्री जी ने लगवा दिया, साध्वी निरंजन ज्योति जी ने। तमाम CSC जो हैं वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लग गए। लगे विपत्तियों में, ये हम मान रहे हैं, पर लगे। महामारी थी, वैश्विक महामारी थी, बहुत बड़ी महामारी थी। आज अपने जनपद में यही थोड़ी दूर पे आपके मेडिकल कॉलेज, जो सीधे हर व्यक्ति को, गरीब हो अमीर हो, सबको लाभान्वित करेगा। उसके बाद नहरों की सफाई वाली हमने आपको बात बता दी, किसान के रूप में MSP पे अच्छे ढंग से खरीद हो रही है, सरकार की नीति नियत ठीक है। जो केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं लाभान्वित करने वाली, उनमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पहले लोगों से आपका हिस्सा हम खा जाते थे, हमारा हिस्सा बगल वाला खा जाता था, सारा समाप्त है सीधे DBT के माध्यम से। अभी हाल ही में देखिए, योगी जी ने अपना बच्चों के लिए एक कार्यक्रम चलाया और 1100 रुपये जूते मुझे हम बिल्कुल जानना चाहेंगे। ये हम फतेहपुर की व्यक्तिगत अगर हम बात करें, हाँ। तो जो राज्य की सरकार की योजनाएं जो चली वो तो हर जगह पहुंच रही हैं, लेकिन फतेहपुर के विकास की अगर हम बात करें, क्योंकि तय होगा कि फतेहपुर के लोग किसे वोट करेंगे, तो फतेहपुर को हम फोकस करके अगर बात करें तो वहाँ पर आप किसे देखते हैं कि जो 5 साल में ये काम नहीं हुए, स्पोर्ट कॉलेज की बात हो चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, ऐसे कौन सी चीज हैं जो लोगों को सीधे जोड़ रहे हैं? देखिए, आज हम काम वो कर रहे हैं जो प्रायोरिटी में है। स्पोर्ट कॉलेज जिन्होंने दिया था या जिन्होंने बनाया था, वो उस समय मिनिस्ट्री में थे, वो नहीं पूर्ण कर पाए। हम तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि वैश्विक महामारी भी हमने झेली है। आप नौबस्ता एक घाट है, वहाँ गंगा जी में पुल का निर्माण हो रहा है। इसी तरीके एक आपका उसी के जस्ट अपोजिट यमुना जी में एक पुल का निर्माण है, वह गतिशील है। उसके बाद 2 पुल और हैं अपने यमुना जी में, एक अवगासी गाजीपुर, दूसरा मरका असोथर या कौहन कर लीजिए। चित्रकूट वृत्त से दोनों पुलों पर काम चालू हो गया है, जो लंबे समय से बंद था। कोरोना काल में काफ़ी इकोनॉमिकल जो रही हों अव्यवस्थाएं, उनको देखकर, पर उनमें भी अब चालू हो गया है। उसके बाद आप जहां हम खड़े हैं आज जिस उत्सव हाल में, इसके जस्ट बगल से आप देखिए, यहाँ से पूरे जनपद में कितने फ्लाईओवर बन रहे हैं।
अब देखिए, केंद्र और राज्य दो ही तो इकाई है अपने यहाँ। जिला पंचायत से हमारे यहाँ 34 करोड़ रुपए के मार्गों का मार्ग बनने हैं। अभी हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष ने उद्घाटन किया। इसी तरीके से जैसे अब बात फिर वहीं घूम कर आ जाएगी कि केंद्र और राज्य, लेकिन जो अपने यहाँ के विद्यालय थे, परिषदीय विद्यालय, जूनियर और प्राथमिक, वहाँ मिशन कायाकल्प के तहत खिड़की, दरवाजे, पेयजल, फर्श, सारी सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। पहले क्या था, पहले की सरकारें योजनाएं बनाती थी। आज की सरकारें योजनाएं बनाती भी हैं, धन भी अवमुक्त करती हैं और उसको देख रेख भी उसकी होती है, उसका निरीक्षण भी होता है। तो अभी ये जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो फतेहपुर में चल ही रही हैं। जैसे आपने एक चीज कही कि विशेष क्या है, विशेष यही शहर फतेहपुर है। कोई भी आता था बाइकर्स और झपट्टा मार के चला जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी हम मानते हैं, भाई हमने 2 पैसे मेहनत से कमाए और कोई हमारा लूट ले जाए दिन में, तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज है ना। तो इसमें भी काफी सुधार हुआ है। और जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, सब यहाँ अमली जामा पहन के धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और आपका कोई यदि विशेष प्रश्न हो तो उसका भी मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि काम किया है तो फिर जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं। हम बिल्कुल बात करेंगे, जो करेंगे कि फतेहपुर के दिल में क्या है, हम वही जानना चाहेंगे। और सरकारें लगातार अपना काम करती रही हैं और काम होते रहे। सभी पार्टियों के भी दावे होते हैं। हम जिस पार्टी के पास जाते हैं, चाहे हम बसपा के पास जाएं, चाहे कांग्रेस के पास जाएं, उनका भी यही कहना है। कांग्रेस का तो कहना है कि आज से 32 साल पहले विकास हुआ था। अब ये एक पार्टियों का अपना व्यक्तिगत चीज़ें हो सकती है कि उनकी क्या आइडियोलॉजी है, लेकिन एक चीज़ हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अगर आप पार्टी से ना होते थोड़ी देर के लिए, आप एक सामान्य मतदाता होते, तो किस तरीके से सभी पार्टियों को आप देख रहे हैं? देखिए, जब सामान्य मतदाता होते तो भारत में, तो राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि होता, तो निश्चित तौर पे कश्मीर भी हमारे लिए सर्वोपरि होता। बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यदि हम जहाँ जन्मे पले बढ़े हैं, दोआबा की भूमि है, एक तरफ गंगा, एक तरफ जमुना जी हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए राम आराध्य होते। और जो राम का है वो हमारा है सामान्यतया, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। किसी एक धर्म को हम नहीं उसको जोड़ सकते, किसी एक जाति वर्ग से नहीं जोड़ सकते। तो यदि हम सामान्यतया होते तो जो इन रास्तों पे चल रहा है वो हमारा अपना होता, हम उसके अपने होते। बिल्कुल, हम यहाँ पे किसी पार्टी का पक्ष रखने के लिए नहीं, हम तो जानने के लिए कि फतेहपुर के दिल में क्या है। और ये प्रवीण जी थे, भाजपा के प्रवक्ता हैं, अच्छी तरीके से अपनी पार्टियों की बात रखें। कुछ लोगों के यहाँ पर समस्याएं थी, जो समस्याओं का जो निवारण भी करने के इन्होंने प्रयास किया। अब हम एक लोगों से और भी बातचीत करना चाहेंगे। IIA के फतेहपुर चैप्टर के अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिंह। वो लगातार, चाहे इंडस्ट्री की बात रही हो, चाहे लोगों के सहयोग की बात रही हो, तमाम तरीके से वो अपनी ओर से काम करने का भी प्रयास करते रहें। इन सभी मुद्दों को लेकर कई बार ये भी हुआ है कि जिला प्रशासन तक भी बात गई है। बीते दिनों बिजली को लेकर के तमाम योजनाएं चली जो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रही थी, उस पर भी काम हुआ। तो अब हम एक उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार फतेहपुर के दिल में क्या है। सत्येंद्र जी हमारे साथ आ गए हैं। सत्येंद्र जी, आप लगातार मुस्कुराते रहते हैं, हमने ये इसका क्या कारण है, आप मुस्कुरा क्यों देते हैं? कौन सी ऐसी बात हो गई? देखिए, मुस्कुराते रहना हमेशा फितरत है हमारी। अब फतेहपुर के दिल में क्या है, ये जो है सबके सामने अभी हम बता रहे हैं। आज सबसे पहले मैं डेली इनसाइडर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चुनाव आने से पहले फतेहपुर के दिल में क्या है जानने की कोशिश की, ताकि फतेहपुर को सही दिशा मिल सके। फतेहपुर 3 तहसीलों में बटा हुआ है, लगभग 30 लाख की आबादी है, जिसमें 80% आबादी देहात क्षेत्र से आती है, जहां पर 60% युवा हैं और वो अपनी रोजी रोटी के लिए जिले से, प्रदेश से पलायन होकर दूसरे क्षेत्रों में कार्य करते हैं। हमारे यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है जो यूपी सीडा का है, जिसमें लगभग 200 प्लाट आवंटित है। जब 1985 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई थी तो यूपी सीडा के द्वारा यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई। वो उद्योग चलाने के लिए बिजली की व्यवस्था हो, सड़कें हों,
नाली हो, सारी व्यवस्था की गई। परंतु धीरे धीरे जो जिले का प्रशासन है या यहाँ के माननीय नेता कह लें, विधायक हैं, सांसद हैं, पुरानी सरकारों में जो भी रहे, उन्होंने जिले के औद्योगिक क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यहाँ से इकाइयाँ एक के बाद एक पलायन होने को मजबूर हुई। इकाइयों के चले जाने के बाद यहाँ के युवा उद्यमी या युवा बेरोजगार वो अपनी रोजी रोटी के लिए जिले से पलायन होने को मजबूर हुए, क्योंकि रोजी रोटी चलाने के लिए कोई कार्य चाहिए और जिले में औद्योगिक गति किसी प्रकार से नहीं मिल सकी। 1978 की बात करें तो सरकार के द्वारा पूरे देश में उद्योगों को गति देने के लिए 1 जुलाई उद्योग कार्यालय बनाया गया, जो हमारे फतेहपुर में भी है। हम आज यहाँ बात केवल फतेहपुर इससे पहले आप बड़े बड़े बम फोड़ना शुरू करें, हम आपको रोकना चाहेंगे। हम बात करेंगे फतेहपुर के दिल में क्या है। फतेहपुर के दिल का आशय है कि यहाँ पर चुनाव 2022 आ चुका है, बिल्कुल सिर पे खड़ा है। प्रशासन से लेकर राजनेता तक लगातार काम कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। कोई प्रयास कर रहा है कि व्यवस्थाएं सही से रहे, कोई चाहता है व्यवस्थाओं को हम जीत ले चुनाव के द्वारा। आप ये बताइए कि फतेहपुर का मूड कोरोना काल से लेकर अब तक, पिछले अगर हम 5 साल के बाद 2 साल तो कोरोना ने ले लिया, लेकिन इन 3 साल में फतेहपुर को आप कहाँ देख रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में? इन 3 सालों में फतेहपुर को अगर औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश इस समय डबल इंजन की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है उद्योग के लिए बहुत प्रयास कर रही है। उसको गलत कहना ठीक नहीं है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी का सपना है कि हर युवा उद्यमी बने और उनके द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMEGP, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना MOISY, और जिले में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है ODOP, एक जनपद एक उत्पाद। ये योजनाओं के माध्यम से वो युवाओं को ट्रेनिंग भी देते हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान के द्वारा। ट्रेनिंग के बाद उनको ऋण भी उपलब्ध कराते हैं कि आप जिले में हमारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार लगाएं। जैसा कि अभी जब मैं आया तो सुन रहा था कि हमारे बहुत सारे युवा थे, वो आपको बता भी रहे थे कि सरकार ने योजनाएं तो लागू कर दी, लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो चाहे जिस विभाग की बात करें, वो उन युवाओं को सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट ना करने की वजह से वो युवा अपना रोजगार नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से जिले में औद्योगिकी गति नहीं मिल पा रही है। अब रही बात योजनाओं की, आज अगर प्रधानमंत्री रोजगार के अंतर्गत कोई भी युवा उद्यमी अपना आवेदन करता है, पोर्टल के माध्यम से है, जब जिला उद्योग में जाती है तो जिला उद्योग में जो बैठे अधिकारी हैं, हम अब क्या बताएं, युवाओं ने अपना वो बता ही दिया आपको कि वो पहुंचेंगे तो पहले उनसे डिमांड की जाती है कि हमें क्या आप ऑफर करेंगे, 10%, 5%, या वो अपनी डिमांड बताएंगे, फिर हम आवेदन को आगे भेजेंगे। अब युवा शिक्षा लेके तो आ गया, अब उसको रोजगार के लिए पैसे की जरूरत है, पैसे रोजगार चालू करने के लिए जमीन की जरूरत है। हमारे यहाँ पर जिला उद्योग के 8 औद्योगिक स्थान हैं और ये जिले का दुर्भाग्य है कि उन औद्योगिक स्थानों में एक भी गतिविधियां नहीं चल रही है। अब बताइए, कोई भी उद्योग अगर लगाना है तो सबसे पहले जमीन की जरूरत पड़ेगी। अब जब हमारे युवाओं को वो जमीन ही नहीं आवंटित की जाएगी तो वो उस लोन से कौन सा रोजगार चलाएंगे या कहाँ लगाएंगे? तो इसमें जिला उद्योग केंद्र की तरफ से अपने उन 8 औद्योगिक स्थानों में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। जब भी शासन के द्वारा उनकी रिपोर्ट मांगी जाती है, वो रिपोर्टों को यहाँ से भेज देते हैं, लेकिन उस पर कार्य नहीं होता। अब उद्यमी जब युवा जाता है कि चलिए ठीक है, अगर जिसके पास सामर्थ्य है उसने उनका ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया तो बैंक में जाएगा, फिर बैंक का भी ऑफर है। बहुत जद्दोजहद करने के बाद अगर कोई पहुंचता है चोटी पे, क्योंकि अगर पेपर पे आप देखें तो उद्योग विभाग के अनुसार हर साल कम से कम 50 PMEGP यूनिट लगती हैं, 100 MOISY यूनिट लगती हैं और 50 से 60 यूनिटें ODOP के अंदर लगती हैं। अगर आप पिछले 3 साल जिले की बात कर रहे हैं, अगर इसका एवरेज जोड़ा जाए तो आज कम से कम जिलों में 500 उद्योग होने चाहिए।
500 उद्योग जिला उद्योग के अंतर्गत कार्य करने चाहिए। अगर 500 उद्योग वो कार्य कर रहे हैं तो फिर जिले के उद्यमी क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं, दूसरे राज्यों में पलायन होने को क्यों परेशान है? अभी अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो है एक योजना के तहत लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाता है। क्या ये योजना अपने यहाँ लागू हो पाई और कितने लोगों को आपके द्वारा, आपके यहाँ आप भी एक फर्म चला रहे हैं, आपने कितने लोगों को लाभान्वित किया फतेहपुर के में, अगर हम बात करें? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार की एक योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान। उसके अंतर्गत 10 ट्रेडें आती हैं, नाई भी है, दर्जी भी है, हलवाई भी है। ओडीओपी के अंतर्गत जो आयरन फैब्रिकेशन का कार्य है उसके बहुत सारे 10 लोग आते हैं। सरकार के शासनादेश के अनुसार ये है कि हमारे यहाँ 10 ट्रेडों में जो इस साल का टारगेट था, पिछले साल का टारगेट भी बताऊंगा, आगे का भी बताऊंगा, अभी जो इस वर्तमान में था 725 लोगों को ट्रेनिंग देनी थी। फतेहपुर में ट्रेनिंग का आयोजन किया गया और शासनादेश के अनुसार ये ट्रेनिंग आवासीय होती है। सरकार एक बच्चे के ऊपर आवासीय में पर डे उसका खाने पीने रहने का पर हेड बच्चे का 300 रुपये खर्च करती है। 725 बच्चे की 6 दिन की आवासीय ट्रेनिंग होती है। अगर ये जोड़ा जाए तो 13,05,000 रुपये सरकार बच्चों को ट्रेंड होने के लिए कि आप किस ट्रेड पे जाते हैं, ये सरकार पैसा दे रही है कि जिले का युवा जो है इसको सीखे, ट्रेनिंग ले और जिले में व्यवसाय करे। अब जो इस साल ट्रेनिंग हुई है उसकी मैं फोटोग्राफ्स भी दिखा सकता हूं। यहाँ के उद्योग अधिकारी ने, अब आप कहेंगे बम फोड़ रहे हैं, लेकिन मैं जिले के उद्यमियों की सच्चाई बात कहूंगा। बिल्कुल, आप जो शासन, जो जिला प्रशासन है उसका काम जांच करना है, ना कि अपने अधिकारी को बचाना। मैं आपको बता दूं ओडीओपी का भी मैंने भंडाफोड़ किया है, उसमें जिले के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। अब इस 725 लोगों की ट्रेनिंग में मैं फोटोग्राफ्स भी आपको दिखाऊंगा। 6 दिन की ट्रेनिंग में किसी दिन 25 बच्चे, किसी दिन 30 बच्चे, किसी दिन 60 बच्चे, पहले दिन और आखिरी दिन 60-70 बच्चे रहे और आवासीय कोई नहीं रहा है। जाते थे शाम को चले आते थे। और शासनादेश में एक चीज और अंकित है कि एक क्लास में 25 बच्चे होंगे एक ट्रेड के और उनके बीच में एक ट्रेनर होगा। ट्रेनर का मानदेय एक दिन का 700 रुपए है। अब उन 725 बच्चे को ट्रेनिंग नहीं मिली, खाना पूर्ति के लिए कुछ बच्चे दिखाए, किसी दिन 40, किसी दिन 60, मैं सब फोटोग्राफ दूंगा। उन बच्चों के बीच में ट्रेनर, अगर 725 को अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो 29 ट्रेनर होते हैं, लेकिन हमारे जिले में एक ही ट्रेनर मिला था। दुर्भाग्य देखिए, और वो ट्रेनर सबको ट्रेनिंग दे रहा है, 10 ट्रेडों को। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि अधिकारी जो जिले में बैठा है उसको जिले की ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हमारा फतेहपुर इतना छोटा जिला है, जैसे अभी आप हमारे एक साथी बताए कि मोदी जी की योजना बहुत बड़ी है, योगी जी की योजना बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पर धनुष बन जाती है। वो धनुष बनाने का काम अधिकारी करते हैं। धनुष बनाने का, इसमें देखिए सरकार की मंशा पे हम कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, सरकार चाहती है और कार्य भी कर रही है, लेकिन जो जिला प्रशासन में अधिकारी बैठे हैं उसको धनुष बना के कि इस सिरे से सरकार से निकालेंगे, दूसरे सिरे से हमारी जेब में आ जाए। धनुष बनाने का सिर्फ यही कारण है। अब आप बताइए कि 725 लोगों की ट्रेनिंग की जांच मैं जिला प्रशासन को चैलेंज करता हूं कि वो जांच कराए, सबूत मैं दूंगा। आप 725 युवाओं के साथ खिलवाड़ किए हैं। अब युवाओं के दिल में क्या है फतेहपुर के प्रति? शासन तो करना चाहता है, सरकार तो करना चाहती है, लेकिन आप सरकार की मंशा पे पानी फेर रहे हो, सरकार का नाम बदनाम कर रहे हो। आप यहां बैठ गए, आप अपने आप को यहां कहते हो कि मैं तो पड़ोसी जिले से आया हूं, मेरा कौन उखाड़ लेगा? भाई, सरकार तक आम आदमी नहीं पहुंच सकता है। आम आदमी की दौड़ केवल जिला प्रशासन तक है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, यहाँ पे डीएम साहब के पास पहुंच जाएंगे, डीएम साहब को कहेंगे, डीएम साहब कहेंगे हम जांच करेंगे। अधिकारी जब डीएम साहब के पास जाएगा तो अधिकारी उनको दिखा देगा कंप्यूटर पे, मैंने तो ऐसे ऐसे किया। देखिए, सब विभाग को डीएम भी नहीं देख सकता, उनको विभाग के शासनादेश देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वो जांच करेंगे, जैसा अभी ओडीओपी में हुआ है। ओडीओपी में हमने जिला प्रशासन ने जांच के लिए कहा, जब जिला प्रशासन ने जांच के लिए उद्योग अधिकारी को बुलाया गया, उन्होंने सिस्टम में दिखा दिया, जेम पोर्टल में ऐसा है। जेम पोर्टल, और ये फिर हम एक दूसरी जगह मार्ग में पहुंच रहे हैं। हम फिर से घूम के आते हैं फतेहपुर के दिल में क्या है। तो ऐसे में जो तमाम योजनाओं की बात रही हो, बहुत सारे मुद्दे उठे, चाहे किसान की बात रही हो, चाहे कृषि की बात रही हो, चाहे पशुपालन से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे उठे जो भी जिसपे कहा जा सकता है कि विकास हुआ या नहीं हुआ, वो एक अलग मुद्दा। लेकिन फतेहपुर समग्र अगर बात करें 2022 को लेकर, तो कहाँ देख रहे हैं कि कहाँ पर हम लोग विकास अभी भी कर सकते हैं और कितनी संभावना है फतेहपुर में? फतेहपुर में विकास के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं,
क्योंकि फतेहपुर का जो औद्योगिक क्षेत्र है ऐसी जगह में है जिसमें कोई समस्या नहीं है। NH2 के साथ में लगा हुआ है, रेलवे मार्ग जो है दिल्ली से हावड़ा रूट है, यहाँ से विकास संभव बहुत ज़्यादा है, लेकिन विकास को बढ़ाने के लिए हमें प्राइमरी स्टेज पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर अकुशल श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक को कुशल बनाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार, आपको बताया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में खेल लिया जाता है, तो जिससे लिए कुशल कारीगर नहीं हो। आप लगातार प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आपकी पीड़ा है, हो सकता है ये सब चीजें हो रही हो, लेकिन एक चीज अब हम जानना चाहेंगे आपसे फतेहपुर को कितना लाभ मिला? हम फतेहपुर के युवाओं के प्रयास के लिए, अभी आप ITI में पता कर लीजिए, जब भी उन्होंने कहा हम यहाँ के अप्रेंटिस के लिए बच्चों को अपने यहाँ रखते हैं, बच्चों को अपने यहाँ रखते हैं, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी इकाइयाँ हैं। अभी आपको हाल ही में बच्चों के करीबन 60 बच्चों को मैंने अपने यहाँ पर विजिट कराया था कि प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, और बच्चों की जो योजनाएं होती हैं उसके लिए हम युवाओं को बुला के कार्यक्रम कराते हैं। अब आपने एक बहुत अच्छी बात कही, आप अभी 1-2 महीना 1.5 महीना पहले दीजिए, देखिए मैं जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा था, जिला उद्योग अधिकारी को, कि आपके यहाँ से जो योजनाएं चलती हैं, जैसे PMEGP, MOISY, ODOP, उनमें जितने भी लोगों को आपने ऋण दिलाया है और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जितने लोगों को ट्रेनिंग दी है, उनकी सूची दीजिए। मैं उन बच्चों के साथ एक कार्यशाला करने वाला हूँ, ताकि वो बच्चों को यहाँ पर अपने पैसों से, हम जो उद्यमी संगठन है मलवा क्षेत्र के, हम सब लोग मिलके अपने पैसों से एक कार्यशाला करना चाहते थे, कि उस कार्यशाला के अंतर्गत जो हुनरमंद बच्चे हैं, जो जिले को औद्योगिक गति दे सकते हैं, जिले के लिए कार्य करें, उत्पादन बढ़ाएं या अपना खुद का उद्यम लगा सकते हैं, कि उनकी सूची हमें दीजिए, तो हम कार्यशाला के अंतर्गत उन बच्चों को छांटें और उन बच्चों को दिखाएं। आज 3 महीना होने को लगभग आया, वो सूची हमें नहीं दी गई, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है कि काम करें। आप बताइए, देखिए हम प्राइवेट बॉडी है, जो भी स्कीमें हैं वो सरकारी बॉडी के थ्रू आएगी। जी, आपकी मंशा बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हो सकता है किसी की मंशा थोड़ी इधर उधर डावाडोल हो रही हो, जैसा कि आपका कहना है। एक चीज और जानना चाहेंगे कि प्रदेश और देश को आपसे कितना लाभ हो रहा है? ये तो हो गई बच्चों की बात कि इनको लाभ मिला, प्रदेश, देश और जिले को क्या लाभ मिल रहा है आपकी वजह से? हम जिले में उद्योग कर रहे हैं, जिले को टैक्स मिल रहा है। हम उद्यमी जिले से लेके आ रहे हैं, जिले को दे ही रहे हैं, जिले को हो, प्रदेश को हो, देश को हो। GST के रूप में GST देते हैं, इनकम टैक्स के रूप में इनकम टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स के रूप में सर्विस टैक्स देते हैं, डीजल पेट्रोल भराते हैं, सारी चीजें होती है। हम तो केवल देश के लिए ही काम कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं? हम तो अपना घर फैक्ट्री गिरवी रख के जिले के बच्चों के लिए और सरकार के लिए काम करते हैं। हम तो फ्री के मजदूर हैं। उद्यमी कभी भी देश को देने के सिवा कोई कार्य नहीं करता, किसी भी जिले का उद्यमी हो, कहीं का हो। आप बताइए, वो 16 घंटे की नौकरी बगैर तनख्वाह की करता है। जितनी सेल करेगा उसमें जो भी उसका टैक्स 18%, 12% GST सबसे पहले भरेगा। उसके पास अपने घर के लिए पैसा नहीं होगा, लेकिन 1 तारीख को उसको GST भरना है तो भरेगा, सर्विस टैक्स भरना है तो भरेगा, इनकम टैक्स भरना है तो भरेगा। ये देश चल किससे रहा है? उद्यमियों के टैक्स से ही तो चल रहा है। तो हम तो देश को देने का कार्य कर रहे हैं। देश चला रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं। ये बताइए, कोरोना काल आया, उसमें आपने क्या कुछ कर दिया, कि क्या सहयोग किया आपने? सरकार की बात हो चाहे लोगों की बात हो, क्या कुछ किया, इसमें कुछ जानना चाहेंगे आपने? जब पहली लहर आई थी कोरोना काल की, लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो गया था, तो जिला प्रशासन के अकाउंट में, जिला प्रशासन ने एक कोविड के लिए अकाउंट खोला था। उसमें हम उद्यमियों की तरफ से सबसे पहले मैंने अपना योगदान दिया, इसके बाद अपने उद्यमियों को उसके लिए उत्साहित किया और सब लोगों ने दिया। इसके बाद कोई उद्यमी लंच पैकेट दे रहा है, कोई आटा पहुंचा रहा है, जो जिस लायक है। हमने कोरोना काल में यहां से आके जो यूनिटें बंद थी, जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर उन इकाइयों को चालू कराया। अपने श्रमिकों को खाना पहुंचाते थे जो इकाई में रहते थे। हम लोग तो कानपुर से आते हैं, लेकिन लॉकडाउन में यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय से स्पेशल पास बना के कि हमारे श्रमिक हैं, यहाँ रह रहे हैं, और यह जो राहगीर है, हम लोग बाहर हाईवे पे लगा के कार्य करते थे। हम तो अपने श्रमिकों का सबसे पहले ख्याल करते हैं, वो चाहे लॉकडाउन हो, चाहे मंदी की हो। आज मंदी की दिशा में है, फिर भी हम अपने श्रमिकों को तनख्वाह दे रहे हैं। हम किसी श्रमिक को बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो हमारे अंग हैं।
श्रमिक को कभी भी हम अपना मजदूर नहीं समझते। हम लोग कहते हैं वो हमारे कार्य का सहभागी है और हमारे साथ मिलकर कार्य करता है, क्योंकि हम अपने श्रमिक के बारे में अच्छा सोचेंगे तभी हमारा अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, ये कुल मिला के जो बातचीत यहाँ पे हुई, समग्रता पे बात हुई, फतेहपुर के विकास की बात हुई, फतेहपुर की संभावनाओं पे बात हुई और फतेहपुर क्या कुछ कितना आगे निकल सकता है, इस पर बातचीत हुई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जहाँ तमाम विकास हुए, जहाँ तमाम योजनाओं को जमीन पर लागू किया गया, जहाँ तमाम परियोजनाओं की बात की गई, लोगों के लाभ की बात की गई, पूरे जनपद के विकास की बात की गई, तो इन सभी जगहों पर जहाँ काम हुए तो वहाँ पर कुछ शिकायतें भी हैं और इन तमाम शिकायतों और समाधान सुझावों के बीच 2022 के चुनाव में किस तरीके से करवट ऊंट किधर बैठता है, यह अपने आप एक बड़े सवाल है, बड़ी बात है। और कितना ये मुद्दे प्रभावित कर पाते हैं फतेहपुर को, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। अब देखने वाली बात यह होगी यहाँ के मतदाता किसको चुनते हैं और किसको फतेहपुर की सभी 6 विधानसभा सीटों से अलग अलग या एक साथ दे करके विधानसभा तक पहुँचाते हैं। फतेहपुर से डेली इनसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।